Assalamu alaikum. So now today we are going to do pancreatic hormones or anti-diabetic agents basically और ग्लूकागोन ग्लूकागोन छोटा सा है। अच्छा जी, आप लोग देखते हैं कि डायबिटीज इज वेरी कॉमन इन आवर एनवायरनमेंट। आसपास में आप सब ने कहीं ना कहीं डायबिटीज देखी होगी और डायबिटीज में आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोग्रेस करती है, बट एंड पे समटाइम्स किडनी फेलियर हो जाता है, आई का मसला हो जाता है और बड़े छोटे मोटे मसले हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें मिल मिला के एंड पे डेथ करवाती है। तो डायबिटीज़ अगर कंट्रोल कर ली जाए तो काफ़ी मसलों से आप बच सकते हो। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला क्या होता है कि अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं देन वी कैन प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस, क्योंकि ये एक तरह से रूट है बहुत सी डिजीजेस की। तो अगर आप इसको कंट्रोल करते हो ना तो बहुत सी डिजीजेस से आप बचा सकते हो पेशेंट को। तो डायबिटिक पेशेंट में आप लोग डिफरेंट ड्रग्स करोगे। इंसुलिन सबसे पहले, इंसुलिन का तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा कि इंसुलिन लग रही है, टीका लग रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि इंसुलिन नेचर की नहीं है बट वो हेल्प करती हैं इन कंट्रोलिंग द शुगर लेवल। और देन एंड पे हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग एक पढ़ेंगे, ग्लूकागोन। इसके बारे में नाम तो आप लोगों ने सुना होगा बट ये एंड पे आएगी। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये भी कुछ ड्रग है जो कि नॉन इंसुलिन है। मुझे बताएं कि जो डायबिटीज टाइप 1 है उसमें क्या होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, या डायबिटीज टाइप 1 में क्या हो रहा होता है? इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही होती है या नहीं हो रही होती है, सेंसिटिविटी कम होती है, क्या होता है? हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द टाइप 2 ऑफ द डायबिटीज? सो वेरी गुड। सो टाइप 1 में क्या कहते हैं, इंसुलिन ही प्रोड्यूस हो रही होगी। मुझे फिर ये बताएं कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो किस में कॉमन होती है? टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली किस में कॉमन होती है? सो इन यंग पीपल यू विल सी द टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि ये यंग में ज़्यादातर होती है। टाइप 1 और 2 में डिफरेंस आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज है जो कि पेंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होने देती, अनएबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। मुझे बताएं कोई ऐसी ड्रग है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रही है या इंसुलिन बाकी चीजों को कंट्रोल कर रही है, लाइक इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर रही है कोई ड्रग, या ग्लूकोज की ऑब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रही है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग टाइप 1 डायबिटीज में चल सकती हैं। या कोई ऐसी ड्रग टाइप 1 डायबिटीज में चल सकती है जो पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करवाती है। कुछ ऐसी ड्रग्स भी बोलोगे जो पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करवाती है, वो ड्रग्स यूज हो सकती है टाइप 1 डायबिटीज में। तो याद रखना है कि वो ड्रग्स नहीं यूज हो सकती, आप नहीं यूज कर सकते टाइप 1 डायबिटीज में, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज में पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। एंड व्हेन इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय योर पेंक्रियाज, आप ड्रग के थ्रू कैसे पेंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट करवाओगे? वो तो अगर पेंक्रियाज के पास बनी पड़ी होती तब वो सिक्रीट करता, तभी हम आगे देखेंगे। इसमें ना टाइप 1 डायबिटीज में आप इंसुलिन थेरेपी करते हो, यानी आपको उसको इंसुलिन ही देनी पड़ती है। फिर टाइप 2 डायबिटीज में क्या क्या होता है? टाइप 2 में यूजुअली रेजिस्टेंस हो जाती है, रिसेप्टर्स पे रेजिस्टेंस होती है, फिर उसकी वजह से आपके पेंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ता है। मुझे बताएं टाइप 2 डायबिटीज वाले का पेंक्रियाज इंसुलिन सही प्रोड्यूस कर रहा था पहले? मुझे बताएं जो टाइप 2 डायबिटीज जिसको होता है उसका पहले पेंक्रियाज सही इंसुलिन प्रोड्यूस करता होता है नॉर्मली? तो यस, उनका पेंक्रियाज सही प्रोड्यूस कर जाता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस आनी स्टार्ट होती है। जब रेजिस्टेंस आती है तो पेंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा कि कम काम करना पड़ेगा? तो जब रेजिस्टेंस आती है तो पेंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जब पेंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ता है तो उसके सेल बर्न आउट हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रेजिस्टेंस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पेंक्रियाज से इंसुलिन प्रोडक्शन को डिक्रीज करने में भी। यानी जब पेंक्रियाज ज्यादा वर्क करेगा फिर एक वक्त आएगा कि पेंक्रियाज भी अब बुरा हो जाएगा, वो भी इतना काम नहीं कर सकेगा, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज में ये दो चीजें हो रही होती है, ज्यादातर ओल्ड लोगों में होती है। बाकी इसके आप लोग को फीचर्स पता है कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर आपने किसी की डायबिटीज ट्रीट करनी है, आप उसको क्या क्या सजेस्ट करते हो, क्या क्या सजेस्ट करोगे?
पहले हमेशा आप उसका डेली लाइफस्टाइल चेंज करोगे, आप उसका डेली लाइफस्टाइल उसे चेंज करवाओगे, उससे कहोगे अपनी हेल्दी डाइट करे, शुगर कम यूज करे, एक्सरसाइज करे, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, शुगर वाली चीजें, ये वाली चीजें, सारी चीजें कम करे, कंटिन्यूअसली अपनी शुगर को मॉनिटर करे, तो ये सारी चीजें उसको कहेंगे। ये स्टार्ट होता है हमारे पास। डायबिटीज अगर डिटेक्ट करनी हो तो आप लोगों को याद है कोई हीमोग्लोबिन HbA1c होता था, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। आप चेक करते हो HbA1c, आपको पता है जो हीमोग्लोबिन HbA1c होता है इसके पास एबिलिटी होती है ग्लूकोज को अटैच करने की अपने साथ, ऐसा होता है कि नहीं होता? HbA1c हैज द एबिलिटी टू अटैच द ग्लूकोज। तो ये आपके आपका ना 2 से 3 मंथ का ग्लूकोज का स्टेटस बताती है। ये कैसे 2 से 3 मंथ का बताएगी? ये 2 से 3 मंथ का बता रही है, इसका क्या लॉजिक बन रहा है? ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ का आपको ग्लूकोज स्टेटस बताती है, क्योंकि जो जब 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 ग्लूकोज ज्यादा हुई होगी ना तो उसने क्या करवाया होगा, HbA1c के साथ ग्लूकोज को अटैच करवा दिया होगा। आपके रेड ब्लड सेल्स की हाफ लाइफ कितनी होती है? जो आपका ऑलमोस्ट रेड ब्लड सेल होता है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 120 डेज होती है ना, 4 मंथ, ऑलमोस्ट 120 डेज, 4 मंथ होती है। तो ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ का स्टेटस दे देती है, क्योंकि हर ये तो नहीं होता ना कि 4 महीने बाद सारे आपके रीजनरेट हो रहे हैं, ऐसा होता है कि 4 महीने बाद सारे रीजनरेट इकट्ठे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। अंदर होते रहते हैं, होते रहते हैं, मतलब जो 4 महीने पहले बना था वो 4 महीने बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली डेली बेसिस पे टर्नओवर चल रहा होता है, डेली बेसिस पे कुछ मरते हैं कुछ आते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 2 से 3 मंथ का आपको स्टेटस देता है। फिर एक आप लोग देखते हो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, ये होता है। अच्छा, जो HbA1c है ना, रिपोर्ट्स में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 6.5% से ज्यादा हो, कुछ में 5% भी होता है, तो डायबिटिक पेशेंट होता है वो, ये करवाया जाता है। फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज क्या होता है कि किसी ने पिछले 8 घंटे कुछ खाया पिया नहीं है और आप उसका टेस्ट करवाओ, अगर वो 126, ये देखेंगे स्टैंडर्ड्स ना डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है, 126 ऑलमोस्ट था, तो ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर इससे ज्यादा हो तो इसका मतलब है पेशेंट डायबिटिक है। फिर एक आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, मोस्ट प्रोबेबली आपके लिखा भी हुआ था कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। सही हो गया। उसको क्या होता है, ग्लूकोज आप देते हो और उसके बाद 2 घंटे बाद देखते हो। मुझे बताएं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसको आपने ग्लूकोज दी है, तो उस अगर वो नॉर्मल है तो उसकी इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगी कि नहीं कर देगी? अगर आप किसी को देते हो, कम कर देगी ग्लूकोज को कि नहीं करेगी? देखिए, आपने किसी पेशेंट को ग्लूकोज दी है, सही हो गया, अगर वो नॉर्मल है तो इंसुलिन उसकी जो ऑटोमेटिक रिलीज हो रही है, उसकी बॉडी 2 घंटे के अंदर उसका जो ग्लूकोज लेवल है 200 से कम हुआ होगा, ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज के अंदर वो लाई कर रहा होगा। तो आपने इस पेशेंट को क्या करना होता है, 8 घंटे कुछ नहीं देना, फिर उसको ये ग्लूकोज देना है जो होता है, फिर उसके बाद उसका 2 घंटे बाद ब्लड लेके उसका ग्लूकोज लेवल चेक करना है। तो उसका ग्लूकोज लेवल अगर 200 से ज्यादा होगा इट मीन्स कि ये डायबिटिक है। फिर रैंडम शुगर अगर करते हो ना, और रैंडम शुगर 200 से ज्यादा आ जाती है, रैंडम होता है कभी भी कर दी, रैंडम शुगर में कोई ये नहीं होता कि उसने खाना खाया हो या नहीं खाया हो, तो कभी भी कर दी, तो कभी भी कर दोगे तो उसका अगर 200 से ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन, 200 से ज्यादा होने की वजह से वो शो करेगा, इंडिकेट करेगा कि इसको डायबिटीज है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इंसुलिन। इंसुलिन को हम डिस्कस करेंगे। इंसुलिन को आपको पता है कि इंसुलिन हैज 2 चेन्स, चेन ए एंड चेन बी। एक के ऊपर 21 अमाइनो एसिड होते हैं, एक के ऊपर 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ऐसा होता था कहीं? जल्दी जल्दी रिप्लाई किया गया। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? सिर्फ एक बंदे ने पढ़ा हुआ है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। Basically, you people know insulin has 2 chains, chain A and the chain B. चेन ए में 21 अमाइनो एसिड है, चेन बी में 30 अमाइनो एसिड है, और इनको जोड़ा हुआ है आपस में। अब ना कुछ इंसुलिन है जो कि रैपिड एक्टिंग, वो बड़ी जल्दी से एक्ट करती है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का पता क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि आप खाना खाने से पहले, खाना खाने लगे हो ना, उससे पहले इंसुलिन दो, तो ये खाना, मुझे बताएं, खाना खा के इंसुलिन इंक्रीज, ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है?
जब कोई बंदा खाना खाता है तो इंसुलिन लेवल बॉडी सॉरी ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। तो जो रैपिड एक्टिंग होती है ना, खाना खाने से बिल्कुल पहले दी जाती है। आप खाना खाने लगे हो ना, 5-7 मिनट पहले आपने दे दी, ये रैपिड एक्टिंग होती है कि खाना खाने से बिल्कुल पहले दी और जब खाना खाओगे ये मेंटेन कर देगी। ये ना 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास इंसुलिन लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन। अब ना वो पूछते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये आपकी मिनी कैटजंग में नहीं लिखा हुआ, ये बिग कैटजंग से है। सही है, ये प्रोफ का क्वेश्चन है, इस साल भी आया होगा, आप लोग देखोगे पहले भी आया हुआ है। तो ना ये इनके अमाइनो एसिड का थोड़ा डिफरेंस होता है। जो इंसुलिन लिस्प्रो होती है, हमने क्या कहा था, जो चेन बी है उसमें कितने अमाइनो एसिड थे मुझे बताएं। जो चेन बी थी उसमें कितने अमाइनो एसिड थे? हाउ मेनी अमाइनो एसिड डज चेन बी हैव? तो चेन बी में 30 अमाइनो एसिड थे। उसमें से जो होते हैं ना अमाइनो एसिड में, इंसुलिन लिस्प्रो क्या करती है, नॉर्मल कंडीशन में प्रोलीन B28 पोजीशन पे पड़ा होता है, यानी 28th अमाइनो एसिड होता है बी चेन का। वो किस पोजीशन पे मूव हो जाता है, वो B29 पे मूव हो जाता है। 28 वाला अमाइनो एसिड 29 पे आ जाता है, और जो 28 वाला होता है वो अगर 29 पे लगा दो तो आपको इंसुलिन लिस्प्रो मिल जाती है। समझ आ गया इंसुलिन लिस्प्रो नॉर्मल इंसुलिन से कैसे डिफरेंट है? कि उसका जो प्रोलीन नॉर्मल इंसुलिन पे B28 पे होगा, लेकिन इंसुलिन लिस्प्रो में वो B29 पे होगा, और जो B29 पे था वो B28 पे होगा, यानी स्विचिंग हो रही है। तो ये इंसुलिन लिस्प्रो का स्ट्रक्चर होता है, ये आना चाहिए, या आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये प्रोफ का SCQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसुलिन एस्पार्ट। इंसुलिन एस्पार्ट में भी इसी तरह सब्सटीट्यूशन हो रही है। उसमें जो B28 पे प्रोलीन था ना, वो नेगेटिवली चार्ज एस्पार्टिक एसिड से स्विच हो रहा है। बेसिकली जो B28 पे प्रोलीन था, अब उसकी जगह अगर आप एस्पार्टिक एसिड लगा दोगे तो वो इंसुलिन एस्पार्ट बन जाएगी। थर्ड वन होती है इंसुलिन ग्लूलिसिन। ग्लूलिसिन ऐसी फॉर्मुलेशन होती है, उसमें आप सब्सटीट्यूट करते हो लाइसिन फॉर एस्पार्जिनेज एट B3 और ग्लूटामिक एसिड फॉर द लाइसिन एट B29। इसका ये मतलब है कि B3 पे ना एस्पार्जिनेज पड़ा हुआ था, उधर लाइसिन आ जाएगा, और जो आपके पास 29 पोजीशन थी उधर लाइसिन पड़ा हुआ था, उसकी जगह पे ग्लूटामिक एसिड अगर लगा दोगे तो इंसुलिन ग्लूलिसिन बन जाएगी। मुझे ये बताएं कि ये बात समझ आ गई है कि डिफरेंट जो है ना, इसमें बस एक एक अमाइनो एसिड का थोड़ा सा हेर फेर है, और उससे आप डिफरेंट टाइप की रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बना सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस स्लाइड इज क्लियर और नॉट, या इसमें कोई कंफ्यूजन है बात की? याद तो आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी है, ये प्रोफ का SCQ क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इंसुलिन ग्लूलिसिन का ये है कि नॉर्मल जो इंसुलिन होती है ना, ये जस्ट सपोज नॉर्मल इंसुलिन है, उसका जो B3 होता है ना नॉर्मल इंसुलिन का, वो आपके पास होता है एस्पार्जिनेज नॉर्मल इंसुलिन में। और जो B29 होता है ना नॉर्मल इंसुलिन का, B29 यानी 29th अमाइनो एसिड बी चेन का, वो लाइसिन होता है नॉर्मली। अगर आप B3 वाली पोजीशन में एस्पार्जिनेज की जगह लाइसिन अमाइनो एसिड ले आए, और B29 पे लाइसिन की जगह आप लोग अमाइनो एसिड B29 पे ग्लूटामिक एसिड लगा दें, तो वो वाली इंसुलिन इंसुलिन ग्लूलिसिन होती है। आप समझ आ गया कि इंसुलिन ग्लूलिसिन क्या होती है? कि B3 में जो एस्पार्जिनेज है उसकी जगह लाइसिन वाला अमाइनो एसिड यूज हो जाए, और जो B29 है वहां पे लाइसिन की जगह ग्लूटामिक हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन, अब ये यूज किस लिए होती है? ये हमारे पास यूज होती है पोस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो रैपिड एक्टिंग होती है ना, ये खाने से बिल्कुल पहले दी जाती है, यानी थोड़ा सा पहले, तो ये रैपिडली एक्ट करेगी, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी रैपिड एक्टिंग। ये आप ना अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पूछा जाता है कि टेल द अदर यूज। तो ये इंसुलिन का यूज किस किस में हुआ? टाइप 1 डायबिटीज में भी यूज हो सकती है, ये टाइप 2 डायबिटीज में भी यूज हो सकती है, ये कीटो एसिडोसिस में भी यूज हो सकती है। तो ये इसके यूजेस है। समझ आ गया आप लोगों को कि ये टाइप 1 में भी यूज कर सकते हो, टाइप 2 में भी यूज कर सकते हो, आप कीटो एसिडोसिस में भी यूज कर सकते हो, तो ये यूजेस है। तो इसलिए सिर्फ एक ना लिखा। रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है उसका एडवांटेज क्या है? मतलब कोई तो एडवांटेज होगा ना।
ये पूछा जाता है, ये भी प्रोफ एससीक्यू क्वेश्चन है और आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन? सही हो गया। नहीं, मील से पहले आप लोगों ने देनी होती है, मतलब मील से बिल्कुल पहले। ये नहीं होता खाने के बाद नहीं प्रेफर करते आप, पहले ही प्रेफर करते हो इंसुलिन हमेशा। आप कभी भी किसी को देखो, आप देखना खाने से वो पहले ही लगा रहा होता है। खाने से जो बिल्कुल पहले लगाते हैं ना, जो बिल्कुल पहले लगाते हैं 5-7, 2-4-5 मिनट पहले, और फिर खाना खा लेते हैं, वो रैपिड एक्टिंग होती है। कुछ इंसुलिन अभी आगे पढ़ोगे जो 1 घंटा पहले लगानी पड़ती है। सही हो गया। वो जो 1 घंटा पहले लगाते हो ना, वो आपके पास रेगुलर इंसुलिन होती है। अच्छा जी, एडवांटेज ऑफ द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ओवर ह्यूमन इंसुलिन। जो ह्यूमन इंसुलिन होती है ना, वो शॉर्ट एक्टिंग होती है देन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स। एक ये है डिफरेंस। फिर जो ह्यूमन इंसुलिन होती है ना, आपके पास इंसुलिन होती है, वो हेक्सामर बना देती है। हेक्सामर बनाने से क्या होता है, मुझे बताएं। कोई चीज अगर ज्यादा, उसमें मोनोमर ज्यादा हो जाए, यानी हेक्सामर बन गया, यानी 6 मोनोमर है, अगर वो ज्यादा बड़ी है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इजिली? वो एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी? तो वो इजीली क्या चीज होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये अगर मसल में हेक्सामर आप देखते हो सब क्यूटेनियसली लगाते हो, तो इसकी स्लो स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। सही हो गया। जो नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन होती है ना, उस तरह की इंसुलिन अगर यूज की जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है, जबकि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होती है, वो रैपिडली एब्जॉर्ब होगी कि वो भी हेक्सामर बनाएगी? रैपिडली एक्टिंग हेक्सामर बनाएगी? मुझे बताएं, रैपिड एक्टिंग हेक्सामर बनाएगी? तो नो, रैपिड एक्टिंग हेक्सामर्स नहीं बनाती। सही हो गया। क्योंकि अभी आपने और नॉर्मल आगे इंसुलिन पढ़नी है, वो स्लो एक्टिंग होती है। स्लो एक्टिंग का यही चीज होती है कि वो क्या कहती है, डिफरेंट होती है इस वजह से। जो ह्यूमन इंसुलिन होती है वो कंट्रोल नहीं कर सकती पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। यानी जो ह्यूमन इंसुलिन होती है, यानी आप लोग आगे रेगुलर और इंटरमीडिएट एक्टिंग है, वो पोस्ट प्रेंडियल या ना खाना खाने के बाद का हाइपरग्लाइसीमिया नहीं ट्रीट कर सकती अगर आप खाने के टाइम पे दोगे। तो मुझे बताएं, ह्यूमन इंसुलिन जो होती है, वो आपको खाना खाने से बहुत पहले देनी चाहिए या खाना खाने से बिल्कुल थोड़ी सी 2-4-5 मिनट पहले देनी चाहिए? जो ह्यूमन इंसुलिन है, अगर आप खाना खाने की रोकना चाहते हो, तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन है ना, आप लोग आगे देखोगे जो शॉर्ट एक्टिंग वाली आ जाएगी, और आप लोग शॉर्ट एक्टिंग देखोगे या इंटरमीडिएट एक्टिंग देखोगे। शॉर्ट एक्टिंग में इसको क्लासिफाई समटाइम इंटरमीडिएट में। तो शॉर्ट एक्ट जो ह्यूमन इंसुलिन है ना, शॉर्ट एक्टिंग, आप ऑलमोस्ट घंटा पहले देते हो। सही हो गया। आप घंटा पहले उसको दोगे। लेकिन जो रैपिड एक्टिंग है, वो आप खाना खाने से 5 मिनट, 2-4-5 मिनट पहले दोगे। ये आपको बात आनी चाहिए, ये डिफरेंस आता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बुक में नहीं लिखा हुआ, अगेन आई एम रिपीटिंग। ह्यूमन इंसुलिन कॉज लेट पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। मुझे बता, अगर ह्यूमन इंसुलिन आप खाना खाने के वक्त दे रहे हो, यानी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आप खाना खाने के वक्त दे रहे हो, खाना खा लिया है, उसका एक्शन उसी वक्त आया है या घंटे बाद आएगा? अगर ह्यूमन इंसुलिन आप खाना खाने के वक्त दे रहे हो, तो उसका एक्शन खाना खाते उसी वक्त आ जाएगा या लेट आएगा थोड़ा? सारे बताएं, उसी टाइम आएगा कि लेट आएगा? तो ये लेट आएगा। तो क्या होता है अगर लेट आएगा, तो मुझे बताएं कि उसने खाना खा लिया, एक्शन आया थोड़ी लेट, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होंगे? तो उसको खाना खाने के बाद में इंसुलिन बेसिकली चाहिए था ना। कुछ ना कुछ, अगर टाइप 2 था डायबिटीज, तो बॉडी ने कुछ ना कुछ तो कंपनसेट किया होगा। तो लेट, यानी लेट पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। सो दीज दीज आर द डिफरेंस ऑफ द रैपिड एक्टिंग एंड द ह्यूमन इंसुलिन। सो व्हाट इज द, अब ये शॉर्ट एक्टिंग पीछे उन्होंने डिस्कस की थी बेसिकली, जिसको ह्यूमन वाली कह रहे थे ना, ह्यूमन इंसुलिन, वो बेसिकली एक तरह से शॉर्ट एक्टिंग को रेफर कर रहे थे। या इंटरमीडिएट एक्टिंग भी आएगी, उसको भी आप लोग कह सकते हो। तो आपने क्या डिफरेंस देखा? आपने डिफरेंस देखा कि रैपिड एक्टिंग आप बिल्कुल खाना खाने से थोड़ा सा पहले दोगे, और वो खाना खाने के बाद की शुगर को मेंटेन करेगी। जो ह्यूमन इंसुलिन होती है, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, ह्यूमन इंसुलिन, वो हेक्सामर बनाती है, इसलिए वो स्लो एक्ट करेगी। लेकिन रैपिड एक्टिंग हेक्सामर नहीं बनाती। ह्यूमन इंसुलिन आप खाना खाने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले नहीं देते, आप थोड़ा ज्यादा टाइम पहले देते हो, ताकि वो अपना एक्शन कर सके। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन।
जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है ना, इसको कहते हैं रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन आप इंट्रावीनसली और इमरजेंसी में देते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन, क्या कहते हैं, मेंटेनेंस रेजीम के साथ। इसके साथ ना आप इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन यूज कर देते हो। मुझे बताएं, अगर कोई लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन है, मैं एक ना ग्राफ दिखाता हूँ पहले। ये आप लोग ग्राफ देखें, जो सबसे पहला ग्राफ है ना, ये कौन सा ग्राफ है? ये इंसुलिन लिस्प्रो, रेस्पार्ट और ग्लूलिसिन का। देखें एकदम से इंसुलिन लेवल जो है वो ज्यादा हो रहा है। जो रेगुलर इंसुलिन का है उसका थोड़ा सा टाइम बाद ज्यादा हो रहा है और फिर कम हो रहा है। ये एनपीएच होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसका थोड़ा और लेट ज्यादा हो रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और ये एंड पे आप पढ़ते हो कौन सी? इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग। मुझे बताएं, अगर आपने पूरे दिन की ग्लूकोज को कंट्रोल रखना है, पूरी दिन की ग्लूकोज को कंट्रोल रखना है, आप कौन सी इंसुलिन प्रेफर करेंगे? विच इंसुलिन यू विल प्रेफर अगर आपने पूरी दिन की ग्लूकोज को कंट्रोल रखना है? तो आप क्या करते हो? मेनली यू विल प्रेफर द लॉन्ग एक्टिंग वन। और साथ आप ये वाली भी यूज कर सकते हो, इंटरमीडिएट भी यूज कर सकते हो। आप ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग एक्टिंग पूरे दिन के लिए यूज करो, मतलब एक बार ही लगा ली तो इसने पूरे दिन की ऑलमोस्ट ग्लूकोज को करना है, और खाना खाने से पहले रैपिड एक्टिंग लगा लो। इट मेक सेंस कि खाना खाने से पहले रैपिड एक्टिंग लगा लो, और बाकी पूरे दिन के लिए एक बारी सुबह दिन में ये इन्फ्यूजन लगा लो। दिन में एक बारी लॉन्ग एक्टिंग लगा ली है, अब वो पूरे दिन काम करती रहेगी। जब खाना खाने लगोगे बस तब एक रैपिड एक्टिंग लगा लो। या इसी तरह पूरे दिन के लिए ये वाली इंसुलिन लगा लो, और जब खाना खाने से घंटा पहले ये रेगुलर इंसुलिन लगा लो। इट मेक सेंस और नॉट? कि लॉन्ग इंसुलिन पूरा दिन के लिए लगा लो, खाना खाने से घंटा पहले रेगुलर इंसुलिन लगा लो। तो इस तरह कॉम्बिनेशंस यूज हो सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस कैन बी यूज्ड। ये इंसुलिन के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो रेगुलर इंसुलिन आप क्या करते हो? आप इसको ऑलमोस्ट एक घंटा पहले लगाते हो। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ रैपिड एक्टिंग जो होता था ना, आपने पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कंट्रोल करनी होती थी तो 1 आवर पहले। अब देखें, जो स्टार्ट था, स्टार्ट में रैपिड एक्टिंग नहीं बनी थी। तो जब रैपिड एक्टिंग नहीं बनी थी तो ये शॉर्ट एक्टिंग यूज होती थी। शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर इंसुलिन जिसको कहते हो, तो ये इंसुलिन ऑलमोस्ट घंटा लेती है। तो फिर क्या होता था, जिस बंदे ने कोई इंसुलिन लगती होती थी ना, उसको कहा जाता था कि 1 घंटा पहले लगानी है, उसके बाद खाना खाना है। सही हो गया? तो वो ताकि ग्लूकोज मेंटेन रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अगर कोई आप देखते हो ना, पेशेंट लगा रहा है और उसके बाद खाना साथ ही खा लेता है, इट मींस वो रैपिड एक्टिंग लगा रहा है। अच्छा, हाँ जी, लॉन्ग एक्टिंग के होते हुए घंटा पहले वाले की जरूरत होगी। उसकी जरूरत इसलिए होगी क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज नहीं करते। लॉन्ग एक्टिंग बस एक सस्टेन्ड लेवल रखते हैं और कम लेवल रखते हैं। जब आप खाना खाते हो तब ग्लूकोज एकदम ज्यादा होगी ब्लड में कि नहीं होगी? मुझे बताएं, अगर आप एकदम खाना खाते हो, कोई खाना खाया है, तो एकदम से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा? तो एकदम से ग्लूकोज का लेवल को कौन मेंटेन करेगा? ये तो नहीं करेगा ना। जब आप खाना खाते हो तो एक थोड़ी देर में आपका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है खाने में। खाना खाने के बाद हमेशा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। ऐसा आप लोगों ने देखा नहीं कि आपके हाथ में ट्रेमर्स आ रहे हो, आप कहते हैं मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, फिर आप खाना खाते हो, ट्रेमर्स हाथ में खत्म हो जाते हैं। ऐसा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ट्रेमर्स आ रहे होते हैं। तो ग्लू जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, ग्लूकोज होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब जाएंगे, जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसने एंड पे ग्लूकोज ही बनना है ना। उसका क्या एंड पे बनेगा? आप रोटी खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते? मुझे बताएं, आप रोटी खाते हो उसमें कार्ब्स होते हैं? आप कोई भी चीज खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ने ग्लूकोज में एंड पे कन्वर्ट होना है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज इन द ब्लड। तो आपकी जो इंसुलिन होती है, ये तो जो लॉन्ग एक्टिंग है उसने तो एक सस्टेन्ड लेवल रखा हुआ है, तो एकदम से आपको साथ या रेगुलर या रैपिड एक्टिंग चाहिए होती है। जो लॉन्ग एक्टिंग होती है ना, ये आपको पूरा दिन, आपके पूरे दिन का ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रखेगी। अगर किसी का है ना, हर टाइम ही ग्लूकोज लेवल चढ़ा रहता है, खाने के अलावा भी वैसे भी चढ़ा रहता है, तो वो पूरे दिन के ग्लूकोज लेवल को लहरा से मेंटेन रखते जाएगी। मतलब अगर किसी का कंटिन्यूसली पूरा दिन ही ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है, मतलब कुछ की तो कंट्रोल्ड ग्लूकोज होती है ना, कुछ का होता है कि उनका ग्लूकोज लेवल वैसे ही ज्यादा रहता है पूरा दिन।
क्या करते हैं, जो लॉन्ग एक्टिंग है वो पूरे दिन को ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रख रही होती है, उसको बेस लाइन पे ला रही होती है। और जब खाना खाती हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल जितना है अभी वो ज्यादा ही है, और ज्यादा हो जाता है। तो वो लॉन्ग जो शॉर्ट एक्टिंग होती है वो उस ग्लूकोज लेवल को बेस लाइन पे लाने की कोशिश करती है। आप पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसका पूरा दिन 200 रहता है ग्लूकोज लेवल, सही हो गया, ऑलमोस्ट 200 प्लस। तो उसको आपने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे दी, पूरा दिन उसका रहता था, पूरा दिन उसका 200 प्लस नहीं रहेगा, 130-40 जितना भी है उतना हो जाएगा, सही हो गया। अब जब उसने खाना खाना था ना, उसको अगर नॉर्मली 200 प्लस रहता था, तो खाना खाने के बाद ऑलमोस्ट 300 तक भी जा सकता है, 400 तक भी जा सकता है। तो जो फास्ट एक्टिंग होगी, रैपिड एक्टिंग जो आपने दी होगी, वो उसको उसी टाइम डिक्रीज कर देगी। आप समझ आया ना पॉइंट, कि आप लॉन्ग एक्टिंग को रैपिड एक्टिंग से क्यों कंबाइन करते हो, तो आप इसलिए उसको कंबाइन कर देते हो। इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, या आप कहते हो एनपीएच इंसुलिन, न्यूट्रल प्रोटामीन हेजहॉग, ये असल में होती है रेगुलर इंसुलिन, जो आप पीछे अभी पढ़ के आए हो ना, शॉर्ट एक्टिंग जिसको कहा है, रेगुलर इंसुलिन का है, जो 1 घंटा पहले देनी है। ये रेगुलर इंसुलिन के साथ कॉम्बिनेशन होती है प्रोटामीन का। प्रोटामीन के बारे में क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? प्रोटामीन क्या होता है? आप लोगों ने याद है कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जो होता था, उसको रिवर्स करने के लिए प्रोटामीन यूज होती थी, सही है ना? ये वैसी कॉम्बिनेशन होता है रेगुलर इंसुलिन का प्रोटामीन के साथ, तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग बन जाती है। फिर एक होती है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मैंने बताया है, लॉन्ग एक्टिंग आपके पास ऑलमोस्ट 20 आवर्स तक वर्क कर रही है, लेकिन ये पीकलेस बेसल इंसुलिन रखती है। यानी जो आप लोग देख रहे हो ना, शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग, इनकी पीक आ रही है, ये देखिए पीक आई है, इसकी आपने देखे पीक आई है। बट लॉन्ग एक्टिंग की कोई पीक नहीं आ रही, वो सस्टेन्ड लेवल रख रही है 20 आवर्स के लिए। यहाँ तक मुझे बताएं, यू पीपल आर क्लियर रिगार्डिंग इट, कि इंसुलिन की क्या प्रिपरेशन होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, और वो किस तरह से आप लोग एक तरह से यूज करते हो। यानी अगर कोई बंदा का कंटिन्यूअसली ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है, तो लॉन्ग एक्टिंग उसको पूरे दिन को मेंटेन रखेगी। किसी ने खाना खाया है, उसका ज्यादा होना है, तो खाना खाने से बिल्कुल पहले अगर वो ले रहा है, तो इट मीन वो रैपिड एक्टिंग ले रहा है। एक बंदे ने खाना खाया है और उस खाना खाने से घंटा पहले उसने ड्रग ली है, तो इट मीन वो रेगुलर एक्टिंग ले रहा है। तो इस तरह आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। इनकी डिफरेंट देते एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। आपने देखा कि कन्वेंशनली इंसुलिन की सिरिंज लगती है, किसी का घर है कोई जिसको डायबिटीज है, सबक्यूटेनियसली लगती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियसली लग जाती है बाहर को स्किन में करके, सही हो गया ना? डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, फेंक दी जाती है। ये डिफरेंट वेज होते हैं लगाने के। फिर एक पोर्टेबल पेन भी आपने देखा होगा, कि वो पेन सा कोई यूज करते हैं पेट में लगाने के लिए, जिनके कोई लगाने वाला नहीं होता घर, देखें बाजू में तो नहीं बंदा खुद लगा सकता ना आसानी से, वो पोर्टेबल पेन यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर, आपने काफियों को देखा होगा पेट में लगाते हैं। तो पोर्टेबल पेन के अंदर कैट्रिजेस होते हैं, वो रिप्लेसेबल भी होते हैं, डिस्पोजेबल भी होते हैं पेन्स। तो पोर्टेबल पेन साइज इंजेक्टर्स देखे हैं कभी किसी ने आप लोगों में से? पोर्टेबल पेन्स भी होते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे ये। फिर होते हैं कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन। कुछ डिवाइसेस है, आपको पूरा दिन डेली इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो अगर कंटिन्यूअसली इन्फ्यूजन होती रहे इंसुलिन की, तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखेगी, जिसका कंटिन्यूअसली ज्यादा रहता होगा। अगर वो खुद इन्फ्यूज होती रहे हल्की 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 हल्की, सही हो गया, तो ये इन्फ्यूजन डिवाइसेस होती हैं। एक अब आए प्रोग्रामेबल पंप्स डिलीवर। ये क्या करते हैं? कांस्टेंट 24 आवर बेसल रेट। वो क्या करते हैं? मैनुअली देख, आप ना मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो उसको, कि जब खाना खाना है, तो आपको पता है जो खाना खाना होता है तो ग्लूकोज लेवल ने ज्यादा होना है, आप उसको एडजस्ट कर दोगे उतने पे, वो ज्यादा इन्फ्यूज करने लग जाएगा, सही हो गया। वो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। ये समझ आ गया बात? कुछ होते हैं प्रोग्रामेबल पंप डिलीवर्स, आप उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट करोगे, खाना खाने से पहले उसको थोड़ा ज्यादा कर दोगे कि थोड़ा ज्यादा इंसुलिन आए, खाना खाने के बाद कम कर दोगे, ऐसे हो सकता है, मुझे बताएं। तो ये प्रोग्रामेबल कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट वैसे वेज है जिससे आप इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हैजर्ड्स, मुझे बताएं व्हाट शुड बी द नंबर वन हैजर्ड आपके नजदीक इंसुलिन का? सबसे पहला कॉमन
क्या हैजर्ड या टॉक्सिसिटी होनी चाहिए? बड़ी इजी है, वेरी गुड। सबसे पहली टॉक्सिसिटी इंसुलिन की हाइपोग्लाइसीमिया। किसी भी चीज का जो इफेक्ट ले रहे हैं ना, वो सबसे पहली उसकी टॉक्सिसिटी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। आपने अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, आपने देखा किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, आप कहते हैं टॉफी दे दो या कोई बिस्किट दे दो, चॉकलेट वाला बिस्किट दे दो, ऐसा आप लोगों ने देखा हुआ है? या चॉकलेट खिला दो या थोड़ी सी चीनी खिला दो, तो ये क्या होता है, प्रॉम्प्ट ग्लूकोज हमने देनी होती है कि जल्दी से ग्लूकोज उसको दो। ये जो शुगर वगैरह कैंडीज होती है ना, इस पे जल्दी ग्लूकोज मिल जाती है। या आप उसको ग्लूकागोन का इंजेक्शन लगा सकते हो। ग्लूकागोन का ये काम होता है कि नहीं होता, ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करता है। ग्लूकागोन कैन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल और नॉट? So yes, glucagon can increase the glucose level by acting on the liver, ताकि वो क्या करवाएगा वहां पे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकती हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ये है कि इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए, आपकी बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगे। ये इंसुलिन थी। जो टाइप 1 पेशेंट्स होते हैं ना, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें मेनली यूज ही इंसुलिन होती है, क्योंकि उनके पैंक्रियाज प्रोड्यूस ही नहीं करते। जो है ना नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये मोस्टली ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि टाइप 2 में यूज होती है, एक ड्रग के अलावा। बाकी आप सारी देखोगे जो टाइप 2 में यूज होती है। जो इंसुलिन है ना, जो इंसुलिन है, नॉर्मल इंसुलिन जो आपने पढ़ी है अभी, वो टाइप 1 में भी यूज होती है, टाइप 2 में भी, लेकिन टाइप 1 में मेनली होती ही इंसुलिन यूज है। अब समझ आ गई यहाँ तक? इधर तक किसी को कोई क्यूरी या कोई मसला? इधर तक कोई मसला है कि नहीं है? आगे स्टार्ट करूं मैं? नाउ दीज ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये डायबिटीज वाले चैप्टर में से ना एससीक्यू आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इंसुलिन सिक्रीटोगोग्स। इंसुलिन सिक्रीटोगोग्स नाम से हो रहा है कि ये इंसुलिन सिक्रीट करवाने में हेल्प करेंगे। ये इनकी याद कर लेना, इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये इस तरह पूछते होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इंसुलिन सिक्रीटोगोग क्या करते हैं? जो एंडोजीनस इंसुलिन होती है, मुझे बताएं, जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, उनके पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जिनको टाइप 2 होती है नॉर्मल केसेस, उनके पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो यस, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये क्या करती है, ये ड्रग इंसुलिन को रिलीज करवाती है। मुझे बताएं, अगर आप पेंक्रियाज का पोटाशियम चैनल क्लोज कर दोगे, ये पोटाशियम चैनल क्लोज कर देते हो, तो सेल डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर पोटाशियम लेवल ज्यादा हो जाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो यस, पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज इनसाइड द सेल, देन एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, सेल डीपोलराइज होना स्टार्ट होगा। सही होगा। जब सेल डीपोलराइज होगा तो ये आप लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इंसुलिन बाहर निकलती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो अब याद रखें, ये आपका क्या करते हैं, ये यही काम कर रहे हैं बेसिकली, इट इज क्लोजिंग दिस चैनल। जब ये चैनल को क्लोज करते हैं, सेल डीपोलराइज होता है। जब डीपोलराइज होता है तो इंसुलिन जो प्रेजेंट होती है ना, वो बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। तो यानी ये बेसिकली पेंक्रियाज में से एक्सक्रीट कर रहा है इंसुलिन को। मुझे बताएं, टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट को आप ये दे सकते हो? कैन यू गिव दिस ड्रग इन द टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स? आप ये टाइप 1 डायबिटीज वालों को नहीं दे सकते। आप कैसे दोगे उसको? उसके तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे पैंक्रियाज में। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सही हो गया। इसका रैपिड ऑनसेट है। इसका भी काम पता है क्या है? ये रैपिड, ये जल्दी ऑनसेट करती है। जैसे आपने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन पढ़ी है ना, ये इसका ऑलमोस्ट वैसा है। ये पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। तो ये क्या करते हैं, आप खाने से पहले दे देते हो, खाने से पहले लोग लेते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, शुरू में वो डिफरेंट मेडिसिन के थ्रू यूज हो जाती है। इसके ना बड़े इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स बताने चाहिए। इसका हाइपोग्लाइसीमिया साइड इफेक्ट होगा? मुझे बताएं। इफ इट इज इंक्रीजिंग द सिक्रीशन एक्सक्रीशन, जो भी है सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है। सो यस, इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। एनदर इफेक्ट इट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेट गेन। मुझे बताएं, कोई वेट गेन, पहले ही कोई ओबीस पेशेंट आता है, आप उसको ये ड्रग दोगे? कोई ओबीस पेशेंट आता है, आप उसको ये ड्रग दोगे? You can never give this drug to an obese patient.
आपने ओबीस पेशेंट को ये ड्रग नहीं देनी, क्योंकि ये वेट गेन करवाती है। मुझे बताएं, ओबेसिटी का कोई ताल्लुक होता है डायबिटीज के साथ? ओबेसिटी का कोई ताल्लुक है डायबिटीज के साथ? तो यू शुड नो अबाउट दिस, कि जो आप लोग का डायबिटीज होता है, जो डायबिटीज होता है उस उसका ताल्लुक ओबेसिटी के साथ होता है। जो ओबेसिटी होता है वो रिसेप्टर्स को, उनकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर रहा होता है। सही हो गया? सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है इंसुलिन की। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, वही टाइप 2 डायबिटीज एक तरह से आपके होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन करवा सकता है, क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग है। सल्फर कंटेनिंग आपको पता है कि एलर्जिक रिएक्शन करवाते हैं। देन कुछ ना ओल्डर सल्फोनाइल यूरिया है, कुछ ओल्डर सल्फोनाइल यूरियाज थे, वो ना प्रोटीन बाउंड वाले थे। तो मुझे बताएं, अगर कोई ऐसी ड्रग आप देते हो जिसकी भी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, सब चाहे आप डायबिटीज को पेशेंट को वारफेरिन दे देते हो, तो मुझे बताएं उसको हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट्स आएंगे? अगर ओल्डर सल्फोनाइल यूरिया दिया है, और सिर्फ ओल्डर सल्फोनाइल यूरिया, तो दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये भी एमसीक्यूज है और ये भी एमसीक्यूज। ओल्डर सल्फोनाइल यूरिया ना प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। तो जो वारफेरिन है ना, अगर आप कोई ऐसी ड्रग देते हो जो कि प्रोटीन बाइंडिंग है, तो वो आके इसके साथ compete करेगी। और अगर कोई ड्रग इसके साथ आके compete करती है, तो क्या होगा, ये वाली प्रोटीन से अलहदा हो जाएगी ड्रग। और जब ये प्रोटीन से अलहदा होगी, तो ये अपना एक्शन करवाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर? सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये वाली ड्रग सबको क्लियर है? ये मैंने आपसे पूछने हैं साइड इफेक्ट्स अभी, टॉक्सिसिटीज को अच्छी तरह देख लें। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक कह रहे थे, दोबारा रिपीट मैं जल्दी से बता देता हूँ, कि पोटाशियम चैनल को क्लोज करते हैं। पोटाशियम चैनल का फंक्शन होता है पोटाशियम बाहर करना, पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। जब पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, तो पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा। जब पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डीपोलराइज होना। और जब डीपोलराइजेशन होती है, ये कैल्शियम वगैरह आके डीपोलराइजेशन होती है, ये एक्सोसाइटोसिस करवा देगी इंसुलिन की, तो इंसुलिन सेल से बाहर निकल जाएगी। और जब इंसुलिन सेल से बाहर निकलेगी, तो ऑब्वियसली ये अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है। सो दीज आर द इफेक्ट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। नाउ टॉक्सिसिटी मैंने आपको बताई है, हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है। नाउ बाइगेनाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आती है मेटफॉर्मिन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है। ये सबसे ज्यादा यूज होती है। आप लोगों ने घरों में देखा है किसी के मेटफॉर्मिन यूज होते हुए? मेटफॉर्मिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग फॉर द डायबिटिक्स। ये ना डायबिटीज होने से पहले भी प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, जिनका अभी डायबिटीज का लेवल यूज नहीं हुआ होता, अचीव नहीं होता, अभी प्री डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज होने का खतरा होता है, उनको भी दी जाती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? सही हो गया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप देखते हैं, तो इसके मल्टीपल मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म, ये हेपेटिक और रीनल ग्लूकोनियोजेनेसिस कम करता है। मुझे बताएं, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में और किडनी में होती थी? ग्लूकोनियोजेनेसिस किडनी में होती थी और आपके लिवर में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कम करेगा, ग्लूकोज कम हुई, पहला फैक्ट। दूसरा होता है, ये ग्लूकोज की अपटेक ज्यादा कर देता है। अगर ग्लूकोज की अपटेक ज्यादा हो जाएगी सेल्स के अंदर, पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। अगर ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, इंसुलिन का यही काम होता है ना, कि ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बेसिकली यही होता है कि जो ग्लूकोज लेवल होता है, इंसुलिन का काम होता है सेल के अंदर उसमें भेजना होता है। तो ये ड्रग भी कर रही है कि ग्लूकोज को पेरिफेरल सेल्स के अंदर भेज रही है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर चल जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल विल डिक्रीज। इसका थर्ड इफेक्ट आता है कि जीआई अब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज विल डिक्रीज। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ग्लूकोज अब्जॉर्ब होना, उसको डिक्रीज कर देते हैं। चौथा इफेक्ट है कि ये प्लाज्मा ग्लूकागोन लेवल कम करते हैं। ग्लूकागोन लेवल का काम, अगर ये कम हो जाएगा, तो ग्लूकोज कम हो जाएगी। मुझे बताएं, इसके मैकेनिज्म आपको समझ आ गया कि व्हाट इज द मैकेनिज्म? इनके मैकेनिज्म ना काफी काफी हैं। तो इसके चार मैकेनिज्म्स आप लोग ये देखते हो मेनली। यहाँ तक आप सबको क्लियर है इसके मैकेनिज्म, कि कौन कौन सा मैकेनिज्म कर रहा है?
सबसे पहले आप लोग लिवर पे जाओ, सबसे मेन आपका लिवर होता है ना, उधर सोचो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगी। फिर पेरिफ्री का सोचो, पेरिफ्री में ग्लूकोज की अपटेक ज्यादा होगी। फिर आपने खाना खाया था तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम होगी। सबसे पहले सोचो, आपने खाना खाया, खाना खाने से क्या हुआ, सबसे पहले उसने अब्जॉर्ब होना था जीआईटी में से, तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन कम कर दी। अब्जॉर्ब होने के बाद हेपेटिक और लीवर रीनल में ग्लूकोनियोजेनेसिस होनी थी, सही हो गया, इसने ये कम कर दिया। फिर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, वो पेरिफेरल सेल के अंदर घुस गई, ये कम कर दिया। और उसने प्लाज्मा ग्लूकागोन लेवल कम कर दिया। मुझे बताएं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बताया करें, आप लोग बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग। तो मेक इट वेरी क्लियर, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट जो था ना, ये पता क्या करती है, ये जो रिसेप्टर है ना, इंसुलिन के रिसेप्टर जिस पे आके इंसुलिन लगना होता है, इनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देती है। अगर इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रही है ये ड्रग, तो इंसुलिन लेवल हमें कम देना पड़ेगा अपना टारगेट अचीव करने के लिए, कि ज्यादा देना पड़ेगा? अगर ये सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रही है देन हमें कम देना पड़ेगा। आपको पता है, डू यू नो कि इंसुलिन एजिंग करवाती है? आपको पता है कि इंसुलिन ज्यादा होना इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है? आप लोगों ने शायद पैथो में पढ़ भी लिया होगा, इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। तो ये ड्रग ना इंसुलिन के लेवल को कम करेगी, और उससे उस बंदे का क्या करेगी, उसकी एजिंग तेजी से नहीं होगी कंपैरेटिवली। सही हो गया? अगर उसका इफेक्ट को इस तरह रिलेट किया जाए, इंसुलिन की ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगी। अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देगी, क्योंकि थोड़ी इंसुलिन ही अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, टेल मी, यहां तक क्लियर है? ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके यूजेस। यूजेस तो ये ड्रग पूछी जानी है उन्होंने, उन्होंने कहना है यूजेस बताओ, ये वर्ड यूज करना है, ओवरवेट पेशेंट विद डायबिटीज। मुझे बताएं, अभी पीछे आपने जो ड्रग दी थी वो ओवरवेट पेशेंट को आप लोग देते थे? जो पीछे अभी ड्रग पढ़ के आए हो, कैन यू गिव इट इन ओवरवेट पेशेंट्स और नॉट? यू कैन नॉट गिव इट इन ओवरवेट पेशेंट्स। तो कौन सी ड्रग आप ओवरवेट पेशेंट्स में देते हो? यूजुअली गिव दिस वन, मेटफॉर्मिन। फिर आप लोगों ने आजकल सुना हुआ है, ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इट इज वेरी कॉमन दीज डेज। खासतौर पे इसका न्यूट्रिशन से बड़ा इफेक्ट है। इसमें भी डायबिटीज डायबिटीज होने लग जाता है, इंसुलिन से रेजिस्टेंस आने लग जाती है। जिन्होंने इसको थोड़ा स्टडी किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है आजकल, आप लोग बड़ी पोस्ट देखते होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती होंगी, इससे इंसुलिन की रेजिस्टेंस आने लग जाती है, डायबिटिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और ये पीसीओडी उन फीमेल्स में ज्यादातर होता है जो ओवरवेट होती है, सही है ना, ओवरवेट होती हैं। तो ऐसी जिनको पीसीओडी होता है ना, उनको सबसे पहली एडवाइस ही होती है कि अपना वेट कम करो। सबसे पहली एडवाइस होती ही है कि वेट कम करो। इससे काफी ज्यादा डिफरेंट सिम्टम, हिर्चुरिज्म, और ये आप लोगों ने रीड किया होगा अगर किसी ने किया हो। तो पीसीओडी याद रखना है, इसमें ये ड्रग बड़ी मुफीद साबित होती है, क्योंकि ये जो पीसीओडी होते हैं ना, उसमें इंसुलिन रिसेप्टर पे रेजिस्टेंस आने लग जाती है, और मेटफॉर्मिन सेंसिटिविटी इंसुलिन रिसेप्टर की इंक्रीज कर देता है। अब मुझे बताएं, अगर आपसे कोई टीचर पूछता है कि मुझे बताओ कि डायबिटीज के अलावा मेटफॉर्मिन कहाँ यूज होती है, आपको याद रहेगा? इवन पीसीओडी में फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, इनफर्टिलिटी होने लग जाती है। तो ये बेसिकली फर्टिलिटी को भी रिवर्ट करने में बड़ा हेल्प करती है। तो याद रखना है, ये पूछते हैं टीचर, स्पेसिफिकली पूछते ही ये क्वेश्चन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये बुक में लिखी हुई है लेकिन बच्चे इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी। इसकी टॉक्सिसिटी का ना मैं आपको एक दो चीजें बतानी है, एक मैंने बिग रॉबिन से भी सॉरी बिग कैल्सन से ऐड किया, जो पूछी जाती है प्रॉफ। सबसे पहले ना, एक किसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी है, नोजिया डायरिया, नॉर्मल। दूसरी इसकी टॉक्सिसिटी है लैक्टिक एसिडोसिस। सही हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस खास तौर पे जो रीनल के पेशेंट्स होते हैं, लिवर के या अल्कोहलिक होते हैं, या जिनको एनोक्सिया होता है। मुझे बताएं, किसी को अगर हाइपोक्सिया हो गया, अगर किसी को हाइपोक्सिया हो गया, तो उसका लैक्टिक एसिडोसिस होगा उसको कि नहीं? ऐसा होता है ना, लैक्टिक एसिड हो जाता है।
तो लैक्टिक एसिडोसिस, तो ये क्या करवाती है? लैक्टिक एसिडोसिस तो करवाती है, लेकिन उन कंडीशन में ये ज्यादा लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है जिन कंडीशंस में क्या होता है, जो कंडीशन पहली लैक्टिक एसिडोसिस करवाने में प्रेफरेबल होती है, फेवरेबल होती है। अल्कोहलिक पेशेंट्स में भी लैक्टिक एसिड के चांसेस ज्यादा होते हैं इनमें। ये तो होगी दो बड़े इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो आप लोग पढ़ते हो, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तीसरा साइड इफेक्ट याद रखना है, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये करवाएगी हाइपोग्लाइसीमिया आपके नजदीक? इसने कोई इंसुलिन को कुछ किया? इसने इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा किया? नहीं ना। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी लिखा हुआ है बिग कैर्जन में, ये टीचर पूछते हैं, ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और पर्नीशियस एनीमिया करवाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो अगर आपसे वाइवाज में पूछा जाएगा तो आप लोगों ने याद रखना है, इसको लिख लें, बुक पे लिख लें, बुक में नहीं लिखा हुआ। ये विटामिन अगर लॉन्ग टर्म यूज में ना, ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवाती है और साथ पर्नीशियस एनीमिया करवाती है। सही हो गया? ये अब सबको फैक्ट क्लियर हो गया। जीआई डिस्टर्बेंस तो बड़ी कॉमन है। लैक्टिक एसिडोसिस खास तौर पे उन लोगों में करवाएगी जो ज्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती और विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवाती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता है। समवन इज आस्किंग ट्राइवामेट, हाँ जी, ट्राइवामेट में मेटफॉर्मिन भी होती है, साथ सिटाग्लिप्टिन भी होती है। सिटाग्लिप्टिन आगे पढ़ोगे आप, मतलब मेटफॉर्मिन होती है उसमें। अभी डिफरेंट ड्रग्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं। अगर एक ड्रग से कंट्रोल ना हो रही हो, मुझे बताएं, डायबिटीज शुरू में तो एक ड्रग से कंट्रोल हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रग से थोड़े ज्यादा ड्रग कॉम्बिनेशंस यूज करने पड़ते हैं। फिर एक वक्त आता है आपको इंसुलिन साथ यूज करनी पड़ती है इन टाइप 2 पेशेंट्स। सही हो गया? ये वाली ड्रग सबको क्लियर है? जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। इसकी सबसे पहले मैकेनिज्म, सब ये है बाइगोनाइड्स, ये मेटफॉर्मिन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि अगर आप इसने इसको खाया, जब आपने इसको खाया तो इसने जीआई की अब्जॉर्प्शन कम कर दी। सही हो गया? जीआई अब्जॉर्प्शन कम हुई। ब्लड में जाके इसने लिवर में जाना था, ग्लूकोनियोजेनेसिस होनी। इसने क्या किया? इस ड्रग ने ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं होगी। इसने जो ब्लड में गई, ब्लड से इसने पेरिफेरल सेल्स के अंदर इस ड्रग को भेज दिया। जब सेल्स के अंदर गई तो ब्लड का लेवल कम हो गया और इसने ग्लूकागोन का लेवल कम करवा दिया। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब सबको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होगी इस ड्रग के? How do people get the mechanism of this drug? This drug is used in two cases. आप या तो डायबिटीज के पेशेंट्स में दोगे, डायबिटीज के पेशेंट में जो ओवरवेट है आप ये प्रेफर करोगे, और ये सबसे ज्यादा ड्रग प्रेफर की जाती है। ये ड्रग हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती है। फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पेशेंट्स में आप देते हो, फीमेल्स में ऑब्वियसली होगी। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये पीसीओडी इवन इनफर्टिलिटी करवाती है। तो ये इनफर्टिलिटी को रिवर्ट करके वापस उनको फर्टाइल करती हैं। फिर उसके अलावा वहाँ उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है। टॉक्सिसिटी में जीआई टॉक्सिसिटी कॉमन है, लैक्टिक एसिडोसिस कॉमन है। जो तीसरी बुक में नहीं लिखी हुई वो आपको आनी चाहिए, B12 डेफिशिएंसी करवाती है और उसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो यहाँ तक तो आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? चले, नाउ द थर्ड ड्रग। ये जो पहली तीन ड्रग्स है ना, ये आप जो ये पढ़ने लगे हैं, यहाँ तक तो सबके मैकेनिज्म और टॉक्सिसिटी कंटिन्यूसली पेपर में आते हैं। जो इसके बाद ड्रग्स पढ़ेंगे ना, उनके छोटी मोटी चीजें ज्यादातर आती हैं। थायाजोल, जोलिडाइन डायोन्स, इसमें रोजीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये टारगेट टिश्यू सेंसिटिविटी ऑफ टू इंसुलिन ज्यादा करवा देती है। ये भी एक तरह से ना, जो टिश्यू की सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन की के लिए, सेंसिटिविटी टू इंसुलिन वो ज्यादा करवा देती है। सही हो गया? इस बाय करवाती क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? PPAR गैमा को करके। उसके अलावा ये भी ग्लूकोज अपटेक को मसल और एडिपोज में ज्यादा कर देती है और ये इनहिबिट कर देती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछली वाली ड्रग जैसे है, ऐसा है कि नहीं? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछली ड्रग जैसा है। आपको समझ आ रहा है इसका एक्शन? कि इसने भी टिश्यू सेंसिटिविटी इंसुलिन की ज्यादा करवा दी, ग्लूकोज अपटेक कर दिया। इसमें बस वो वाला आप लोगों ने नहीं पढ़ा जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन है उसको वेरिएट करते हैं। बाकी वो सारी चीजें लिखी हुई हैं।
मुझे बताएं, यहां तक सबको क्लियर है? इसके इफेक्ट सबको क्लियर है? इसके इफेक्ट्स आपने ब्लड से एक तरह से सोच के शुरू करने हैं। आप लोगों ने सोचना है कि इसने क्या किया, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस थी ना हेपेटिक की, वो उसने क्या की, कम कर दी। पेरिफेरल में उसने क्या किया, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेज दिया। दो इफेक्ट हो गए। और तीसरा इफेक्ट था, जो ग्लूकोज की सेंसिटिविटी थी वो इंक्रीज कर दी। अ, मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी, सॉरी, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दी। जैसे मेटफॉर्मिन हमने कहा था ना, कोई डायबिटीज का पेशेंट, डायबिटिक होने का पेशेंट का रिस्क है उसको, तो उसमें मेटफॉर्मिन यूज होती है। मैंने ऐसा बताया था कुछ आपको अभी, कि किसी को डायबिटीज होने का खतरा है, यानी इफ द पर्सन इज प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक वही होता है ना, उसके बाद डायबिटीज हो जाना होता है, तो उसको आप मेटफॉर्मिन देते हो तो वो काफी अच्छा काम करती है। उसमें थायाजोल डाइन डायोन्स यूज हो सकती है आपके नजदीक, अगर इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैकेनिज्म वैसे ही चल रहा है कि ये भी टिश्यू की इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है, पेरिफेरल ये भी इन सेल के अंदर भेज रहा है ग्लूकोज को, और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ये इनहिबिट कर रहा है, तो ये यूज हो सकती है। तो ये यूज होती है, इसका भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं आता। तो काफी ज्यादा इसकी ना चीजें उससे मिलती है। इसकी टॉक्सिसिटी एससीक्यू क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। जैसे पिछले में मैंने क्या बताया, पिछले का मैंने एक साइड इफेक्ट बताया जो आपकी बुक में नहीं है, और मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, बताएं क्या साइड इफेक्ट था जो मेटफॉर्मिन पे बताया है, जो आपको पता होना चाहिए, बुक में नहीं है लेकिन। इट इज बीटा B12 डेफिशिएंसी, सही हो गया। और इसके अलावा दो साइड इफेक्ट मेटफॉर्मिन में आप पढ़ के आए हो, क्या क्या साइड इफेक्ट्स थे उसके? इसके अलावा साइड इफेक्ट्स, पर्नीशियस अनीमिया तो हो गया, इसके अलावा साइड इफेक्ट्स मेटफॉर्मिन के क्या है? वेरी गुड, फर्स्ट इज GI डिस्ट्रेस एंड द सेकंड वन इज लैक्टिक एसिडोसिस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द टॉक्सिसिटी ऑफ द, अच्छा इससे पहले मुझे बताएं टॉक्सिसिटी, जो पहली ड्रग पड़ी थी इंसुलिन सिक्रीटोगोक्स, जो इंसुलिन को पेंक्रियास से सिक्रीट करवा रही थी, उसकी क्या क्या टॉक्सिसिटी आप लोगों ने पढ़ी थी, इंसुलिन सिक्रीटोगोक्स की? वेरी गुड, वेट गेन सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए, वेट गेन। उसके अलावा क्या पढ़ा था? इंसुलिन अगर रिलीज करे, हाइपोग्लाइसीमिया, उसके स्ट्रक्चर की वजह से कौन सी आएगी, एलर्जी, क्योंकि वो सल्फोनाइल में आ रही थी, सही हो गया ना, वो सल्फोनाइल यूरिया से। अब इसकी टॉक्सिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थायाजोडाइन डायोन्स पढ़ने लगे हो। इसकी सबसे पहले ये फ्लूइड रिटेंशन करवाती है। फ्लूइड रिटेंशन से क्या होता है, एडीमा होता है। मुझे बताएं कि अगर ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हो तो डाइल्यूशनल एनीमिया आपने पढ़ा हुआ है, डाइल्यूशनल एनीमिया हो जाता है, उस तरह भी हो सकता है, सही हो गया ना, फ्लूइड रिटेंशन करवा रही है, बिसाइड्स उसके अलावा एनीमिया भी ये करवाती है। ड्रग स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, रोजीग्लिटाजोन मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रिस्क ज्यादा करवाती है। ट्रोग्लिटाजोन जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी ज्यादा करवाती है। जो ट्रोग्लिटाजोन है ना, ये मार्केट से उठा दी गई है, मतलब ये ना हेपेटोटॉक्सिसिटी काफी करवाती थी, तो ये हटा दी गई है। जो रोजीग्लिटाजोन है ये है अवेलेबल। फिर इसके बाद आ जाता है, ये वुमेन के अंदर बोन फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज करवाती है। ये वुमेन के अंदर बोन फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज करवा देती है ये ड्रग। देन इसमें से जो पायोग्लिटाजोन है ना और टोरग्लिटाजोन है, वो इंड्यूस करती है CYP3A4 को। अब मुझे बताएं, अगर ये इंड्यूस करती है, तो ड्रग्स, अगर इसके साथ कोई और ड्रग ले रहे हो, तो उसका लेवल, उसकी डोजेज आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी कि डिक्रीज करनी पड़ेगी? इफ यू आर टेकिंग सम ड्रग विद दिस ड्रग, तो आप दूसरी ड्रग की डोजेज को इंक्रीज करोगे कि डिक्रीज करोगे? तो आप दूसरी ड्रग की डोजेस को क्या करोगे, यू विल इंक्रीज द ड्रग। और ये ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स की खास तौर पे सीरम कंसेंट्रेशन को कम कर रही होती है, सही हो गया। किसकी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ये लेता है, सब वो बर्थ कंट्रोलिंग पिल ले रही है, तो क्या होगा, वो बर्थ कंट्रोलिंग पिल ले रही होगी, बस स्टिल वो उसका एक्शन नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखनी है, इस चीज का ख्याल रखना होता है, तो ये पता होना चाहिए। मुझे बताएं, इसकी टॉक्सिसिटी आपको याद हो गया। उसके अलावा ये एक अच्छा फैक्ट भी है, पायोग्लिटाजोन जो होती है ना, वो HDL ज्यादा करवाती है और ट्राइसाइलग्लिसरॉल कम करवाती है। इट इज अ गुड इफेक्ट। मुझे बताएं, टॉक्सिसिटी याद होगी, टॉक्सिसिटी बताएं। मायोकार्डियल, ये क्या क्या करवाती हैं सबसे पहले? चलिए हम रिवाइज करते हैं। पहली टॉक्सिसिटी आपको क्या याद आ रही है, जल्दी से बताएं।
चलिए ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रोजीग्लूटाजोन करवा रही है। और इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिक होती है, वो होती है ट्रोग्लिटाजोन, वो आप लोग वो उठा ली गई है। बोन फ्रैक्चर ये किस में ज्यादा करवाती है? वुमेन में। उसके अलावा ये फ्लूइड रिटेंशन करवाती है और एनीमिया। सही हो गया। और इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन एंड कॉज एडीमा एंड एनीमिया। रोजीग्लूटाजोन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ट्रोग्लिटाजोन इंक्रीज द हेपेटोटॉक्सिसिटी। सही हो गया। फिर उसके बाद बोन फ्रैक्चर इन वुमेन। और ये आपके पास ड्रग CYP, ये SCQ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। सही हो गया, इसके SCQ आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। मुझे बताएं, आप खाना खाते हो, आपके स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, कोई ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होते हैं स्टमक के अंदर? ऐसा होता था कि नहीं होता था? इसमें ना दो ड्रग्स आती है, एक्करबोज और मिग्लिटोल। ये इनहिबिट कर देती है अल्फा ग्लूकोसाइडेजेस जो होते हैं ना इंटेस्टाइन में। मुझे बताएं, अगर इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट नहीं टूट रहे तो वो एब्जॉर्ब होंगे? अगर इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट नहीं टूट रहे तो वो एब्जॉर्ब होंगे? नहीं एब्जॉर्ब होंगे ना। ऑब्वियसली अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज किया जा सकता है। सो यस, यू कैन डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, क्योंकि वो ब्लड के अंदर ही नहीं जा रहे तो ग्लूकोज कैसे ज्यादा होगा। सही हो गया। इसका मैकेनिज्म ये है। सही हो गया, इसका मैकेनिज्म सबको समझ आ गया कि इट इज बेसिकली इनहिबिटिंग, क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले इफेक्ट्स है, कि एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फ्लॉचुलेंस, ये पढ़े थे आपने? उसमें भी यही हो रहा था ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है? वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, ऐसे ही होता है ना उसमें भी। तो यही एक तरह से चीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो ये फ्लॉचुलेंस करवा देंगे, एब्डोमिनल पेन होने लग जाएगी और डायरिया होने लग जाएगा। मुझे बताएं, ये ड्रग का आपको कोई मसला, ये ड्रग की समझ ना आई हो? ये इजी थी ड्रग। चले, ये हमारे पास एक और ड्रग होगी। इसकी तो जो टॉक्सिसिटी है बड़ी इजी है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फ्लूचुलेंस। देन आ जाती है इंक्रीटिन बेस्ड ड्रग। ये आप लोगों को पहले तो मैकेनिज्म थोड़े से पता होनी चाहिए। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कोई GLP-1 एगोनिस्ट और DPP-4 एंटागोनिस्ट, इंसुलिन वाले चैप्टर में था, गाइटन में था, इंक्रीटिन के बारे में। इंक्रीटिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो जीवल अच्छा जो GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं कुछ, और DDP-4 एंटागोनिस्ट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैं बताऊंगा। अच्छा, जो एनालॉग होते हैं ना, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ये एक्टिवेट करते हैं GLP-1 रिसेप्टर्स को। सही हो गया, ये एगोनिस्ट। और जो सीटाग्लिप्टिन होते हैं ना, ये इनहिबिटर होते हैं DDP-4 के। और जो DDP-4 का काम होता है ना, देखिए मैं बताता हूँ, जो DDP-4 है उसका काम होता है डिग्रेड करना GLP-1 को। किसी का ये DDP-4 है, DDP-4 का काम है कि GLP-1 जो है उसको डिग्रेड करना है। अगर आप DDP-4 को इनहिबिट कर देते हो तो GLP-1 ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं होगा? मुझे बताएं, अगर आप DDP-4 को इंक्रीज कर देते हो तो GLP-1 इंक्रीज होगा? तो जो एक है ना ये एक्जेनिटाइड वाली, ये GLP-1 एनालॉग है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एक्टिवेट करते हैं। और जो ये सीटाग्लिप्टिन है ना, ये इनहिबिटर है DDP-4 की, और वो DDP-4 GLP-1 करता है, यानी एट द एंड GLP-1 ज्यादा हो रहा है। सही हो गया। तो ये इसका एक तरह से मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म में क्या क्या आता है? जो आपके पास है ना लास्ट वाली एक्जेनिटाइड, एनालॉग ऑफ GLP-1, GLP-1 एगोनिस्ट, GLP-1 एगोनिस्ट, आप इसको गौर से देखें। मैं GLP-1 एगोनिस्ट की बात करने लगा हूँ। GLP-1 एगोनिस्ट को देखें, मैंने इनको साथ साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंपेयर करके। इसका मैकेनिज्म है
डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, सही हो गया, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम करते हैं। ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन रिलीज बीटा सेल, और इनहिबिट करते हैं ग्लूकागोन सिक्रीशन की। मुझे बताएं, अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम कर दी जाए तो उसके थ्रू आप ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सकते हो। एकदम फूड ना जाए, आहिस्ता आहिस्ता फूड जाए, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी इजीली अडेप्ट कर सकती है। आपकी बॉडी जो ग्लूकोज लेवल है एकदम ज्यादा नहीं होगा। फिर इसी तरह अगर इंसुलिन रिलीज की जाए बीटा सेल से, तो फिर अब देखें जो एंड वाली ड्रग्स है ना, ये आपको शुरू वाली ड्रग्स के मैकेनिज्म से कंफ्यूज करेगी, तो शुरू वालों के अच्छे तरह कर लेना। इनके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म याद करने वाले जरूरी नहीं है, करने हैं लेकिन प्रेफरेबली उनके लाजमी आने चाहिए। और ये इनहिबिट करती है ग्लूकागोन सिक्रीशन। सही हो गया। इसका क्या क्या इफेक्ट्स है? जीआई डिस्टर्बेंस, हेडेक, पेंक्रियाटाइटिस, ये लिख लें। GLP-1 एनालॉग का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है पेंक्रियाटाइटिस। एमसीक्यूज क्वेश्चन है। पेंक्रियाटाइटिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ GLP-1 एगोनिस्ट, और ये आप लोगों ने याद करना है। सही हो गया। सीटाग्लिप्टिन देखते हैं। अभी पीछे किसी ने मुझसे एक ड्रग पूछी थी, किसने पूछी थी? ट्रेविमेट के नाम से पूछी थी, है ना? ट्रेविमेट। ट्रेविमेट में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ट्रेविमेट में दो चीजें होती है। ट्रेविमेट में एक होती है मेटफॉर्मिन, जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हो, एक ये होती है सीटाग्लिप्टिन। सही हो गया। ट्रेविमेट में ये दो चीजें होती हैं, मेटफॉर्मिन और ये सीटाग्लिप्टिन साथ। सीटाग्लिप्टिन क्या करती है? ये DDP4 एंटागोनिस्ट है, और DDP4 एंटागोनिस्ट आपको मैंने बताया है कि GLP-1 को ज्यादा कर देता है। तो अब हम देखते हैं सीटाग्लिप्टिन का एक्शन। सीटाग्लिप्टिन प्रमोट करती है इंसुलिन रिलीज को, ये इंसुलिन की रिलीज को ज्यादा कर रही है। ग्लूकागोन सिक्रीशन को भी ये ज्यादा इनहिबिट कर रही है। मुझे बताएं, ये वाले इफेक्ट्स हेल्प करेंगे? आपने मेटफॉर्मिन दी, मेटफॉर्मिन ने कुछ भी ग्लूकोज रिलीज का नहीं किया, लेकिन इसने साथ इंसुलिन रिलीज करवा दी। तो ये दोनों ना ड्रग्स, मतलब ये होता है कि ज्यादा देर जब डायबिटीज और मेटफॉर्मिन ना काम कर रही हो, फिर आप ये दे दोगे। सही हो गया ना? जब मेटफॉर्मिन अकेले काम ना कर रही हो, तो फिर ये ड्रग क्या करवाएगी? साथ इंसुलिन को रिलीज भी करवाने लग जाएगी। सही हो गया। इसके ऑलमोस्ट 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 दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ना कोई ऐसा फर्क नहीं है। दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट है सेम ही। तो सीटाग्लिप्टिन के जो साइड इफेक्ट्स है वो राइनाइटिस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या आप लोग इसके साइड इफेक्ट में देखते हो नेजोफ्रिंजाइटिस, मतलब नाक के रिलेटेड, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिलेटेड है बस। ये आपने नाउ वी मूव टुवर्ड अ ड्रग व्हिच इज प्रेमलिनिटाइड। इसके बाद ना हमने बस एंड होने लगे, फिर हम ड्रग्स रिवाइज करते हैं। प्रेमलिनिटाइड। अभी तक आपने जो सारी नॉन डायबिटिक ड्रग्स पढ़ी हैं, वो सारी ड्रग्स सिर्फ टाइप 2 में यूज होती हैं कि टाइप 1 में भी यूज हो सकती थी? जब भी तक ड्रग्स पढ़ी हैं, वो सिर्फ टाइप 2 में यूज होती है कि टाइप 1 में भी? ये सारी की सारी ड्रग्स टाइप 2 में होती है। जो अब आप प्रेमलिनी टाइप पढ़ने लगे हो ना, ये एक ऐसी ड्रग है जो टाइप 1 में भी यूज होती है, टाइप 2 में भी। सही हो गया। ये ना एनालॉग है अमाइलिन, एनालॉग ऑफ अमाइलिन है, और ये एक्टिवेट करती है अमाइलिन रिसेप्टर्स को। अमाइलिन रिसेप्टर्स ये एक तरह से ने पेमलिनीटाइड अमाइलिन एनालॉग है, एक्टिवेट करती है अमाइलिन रिसेप्टर्स को। अब ना ये इसके भी काम वही है, डिक्रीज एम्पटिंग ग्लूकागोन, और ये आप लोग पढ़ लेना। ये अब ना ऑलमोस्ट मिक्स होने वाले आ गए हैं। तो लेकिन ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप 1 में भी साथ यूज होते हैं, ये लिख लें। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस ड्रग। टॉक्सिसिटी, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है, ये देख लें। GI डिस्टर्बेंस और हेडेक, ये तो फिर आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग, सिर्फ ग्लूकागोन है। मुझे बताएं, किसी बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो आप ग्लूकागोन दे सकते हो उसको इंट्रामस्कुलर? अच्छा, आप लोग को ना पहले मैंने एक बार ही बताया था। डू यू पीपल नो अ ड्रग, अगर बीटा ब्लॉकर की सक्सेस दे दी है, तो कोई आप लोग को ऐसी ड्रग पता है जो कि बीटा ब्लॉकर्स का एक्शन को रिवर्ट करेगी? यानी बीटा ब्लॉकर दे दिया तो हार्ट डिप्रेस होगा ना? कोई ऐसी ड्रग आप लोगों ने पहले आज से पढ़ी है जो बीटा ब्लॉकर के एक्शन को रिवर्ट कर रही होती है, उसके हार्ट पे जो एक्शन होता है? किसी को पता है कोई ड्रग?
किसी को नहीं पता? तो वो ग्लूकागोन ही होता है। सही हो गया। ग्लूकागोन आपको पता है पेंक्रियाज के ए सेल्स से इंक्रीज होता है। इसका एक्शन क्या होता है? ग्लूकागोन ना बेसिकली स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन भी करवा रहा होता है। या आप लोगों को इफेक्ट्स ग्लूकागोन के नॉर्मल वाले तो पता है, ग्लूकागोन स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन भी करवा रहा होता है। इसके अलावा ना ये जो ड्रग होती है ना, ये साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा करवाती है। मुझे बताएं, जो बीटा रिसेप्टर होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइक्लिक एएमपी वाला होता है कि नहीं होता? जो बीट साइक्लिक एएमपी है वो वाला एक्शन होता है बीटा रिसेप्टर्स का। तो क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स है ना, बीटा ब्लॉकर्स ने रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। बीटा रिसेप्टर ने रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसकी वजह से हार्ट रेट बहुत कम किया हुआ है उसने। जब आप ग्लूकागोन दोगे ना, ग्लूकागोन ने ना रिसेप्टर पे आके नहीं लगना, ग्लूकागोन ने सिंपली साइक्लिक एएमपी ज्यादा कर देना है। और जब ये साइक्लिक एएमपी ज्यादा करेगा तो उसको रिसेप्टर पे लगने की जरूरत ही नहीं है, वो हार्ट रेट को सही कर देगा। वो जो डिप्रेस्ड हार्ट है ना, उसको सही कर देगा, उसको रिसेप्टर पे एक्सेस नहीं चाहिए। उसने खुद ही साइक्लिक एएमपी ज्यादा करना है, और साइक्लिक एएमपी ज्यादा होना है तो हार्ट रेट ज्यादा हो जाना है। मुझे बताएं, ये पॉइंट समझ आ गया ग्लूकागोन का यूज? So you people are clear about the use of the glucagon. अब हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वापस पहली ड्रग पे। अब हम इधर से देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रैपिड एक्टिंग पढ़ी थी। इन ड्रग्स में क्या डिफरेंस आता था, बस जनरल सी बात बताएं। इन सबका स्ट्रक्चर सेम था? जो रैपिड एक्टिंग ड्रग्स थी, इन सबका स्ट्रक्चर सेम था? ये सबका स्ट्रक्चर सेम नहीं था। अब सब अपने बस चैट बॉक्स ऑन कर लें और सब आंसर दें। इनका सेम नहीं था। चलें, फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि ये कितनी देर पहले खाने से देनी है, खाने के वक्त देनी है, खाने से घंटा पहले देनी है, 2 घंटे पहले देनी है, 4 घंटे पहले, 10 घंटे, क्या हिसाब होता है इनका? मतलब खाने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले देनी है, बिल्कुल खाने उसके बाद ना खाना खा लेना। मुझे बताएं, इंसुलिन दे के अगर खाना ना खाओ, ऐसा करना चाहिए? इंसुलिन दे दिया और उसके बाद खाना ना खाओ, भूख हड़ताल कर दो, ऐसा नहीं करने देना, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। कौन सी ड्रग है जो हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स को मास्क करती है? कौन सी ऐसी ड्रग है जो हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स को मास्क करती है? हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट को मास्क करती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। यानी उसके इफेक्ट्स नजर नहीं आने देती। कौन सी ड्रग है जिस बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हुआ है लेकिन पता नहीं लग रहा कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है? कौन सी ऐसी ड्रग थी जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को मास्क कर देती है? किसी को याद नहीं है? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था कि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, जो ट्रेमर्स होते हैं इसमें आने होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, हार्ट रेट ज्यादा होना होता है, तो ये उस उन सिम्टम्स को मास्क करती है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कितनी देर पहले देनी होती है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट घंटा पहले। सही हो गया। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपको पूरा दिन हेल्प करेगी। अच्छा, इंसुलिन सेक्रीटोगोग्स, इसके मुझे साइड इफेक्ट्स बताएं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या थे? एलर्जी, वेरी गुड। वेट गेन और एलर्जी, और एक और साइड इफेक्ट रह गया इंपॉर्टेंट वाला, हाइपोग्लाइसीमिया। और इसकी याद है कि ओल्डर जनरेशन प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी रखती है, प्रोटीन बाउंड होती है। तो आपने इसको कोई और ऐसी ड्रग के साथ नहीं देना जो प्रोटीन बाउंड होती है। मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन की टॉक्सिसिटीज बताएं, कौन कौन सी टॉक्सिसिटी थी? B12 डेफिशिएंसी। सही हो गया। और इसके अलावा? चलें, फिर आ जाते हैं थायाजोल डाइंडायोन्स। इसकी टॉक्सिसिटीज बताएं मुझे। एडीमा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वेरी गुड, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, और इसके अलावा एनीमिया,
बोन फ्रैक्चर इन वुमेन, और इसके अलावा किस ड्रग के साथ आपने नहीं देनी, मतलब किस ड्रग की ये कम कर देती है ज्यादातर, इंड्यूस सीआरपी और कॉन्ट्रासेप्टिव। सही हो गया। फिर उसके बाद आप लोग मुझे बताएं जरा, अल्फा ग्लूकोसाइड डेज जो है उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे। सही हो गया। अच्छा जी, फिर मुझे आप लोग बताएं जो कौन सी ऐसी ड्रग थी जो टाइप 1 डायबिटीज में भी यूज होती थी। कौन सी ऐसी ड्रग है, लैक्टिक एसिडोसिस किन पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन ज्यादा करवाती है। रीनल डिजीज हो गया, हाइपोक्सिक पेशेंट हो गया, और और कौन से पेशेंट से, लिवर डिजीज। सही हो गया। सो अब ना, आप लोगों ने किसी पेशेंट को ड्रग देनी है ना, टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, तो टाइप 1 के डायबिटीज के पेशेंट को यू विल प्रेफर कौन सी ड्रग, आप उसको कौन सी ड्रग दोगे, आप उसको इंसुलिन दोगे। सही हो गया, आपने इंसुलिन लगानी होती है। जो नॉर्मली जो सबसे पहले तो आपने इनके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सही करने होते हैं, एक्सरसाइज करवानी होती है, वेट सही करवाना होता है। टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है ना, उसमें कुछ ड्रग्स होती है जो इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज करती है। इंसुलिन के एक्शन को जो ड्रग्स इंक्रीज करती है ना, उनके नाम लिख लें। मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन होती है उसमें, थायाजोल डाइन डायोन्स होती है। फिर जो आप लोगों ने पढ़ी है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या होती है, अब्जॉर्प्शन नहीं करवाने देती। जब अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जो बॉडी का इंसुलिन लेवल है जो नॉर्मल है, उसका इफेक्ट सही आने लग जाएगा। मतलब जो पहले लो था, अब ग्लूकोज आ ही नहीं रहा, तो वही जो लो इंसुलिन है वही नॉर्मल इंसुलिन एक तरह से हो जाएगी। और कुछ होती है जो इंसुलिन का इंक्रीज करवाती है, इंसुलिन के लेवल को जो इंक्रीज करवाती है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था सिक्रीटोगोग्स। सिक्रीटोगोग्स होते हैं जो कि इंसुलिन लेवल को क्या कर रहे थे, इंक्रीज करवा रहे थे। तो ये कुछ ड्रग्स होती है जो आप लोग इस तरह से आप लोग देते हो। यहां तक किसी को मसला। टाइप 1 की डोज मैनेजमेंट इसी तरह होती है ना, टाइप 1 में तो आपको फिर इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 1 के पेशेंट को तो फिर इंसुलिन कंटिन्यूस इंसुलिन पे पड़ता है। सही हो गया। उसके पूरा दिन की मेंटेनेंस के लिए लॉन्ग वाली दे दोगे, उसके शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस के लिए आप रैपिड एक्टिंग दे दोगे। अच्छा, अब ना लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स कौन कौन सी है, इनके नाम लिख लें। जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं इनके नाम लिखें। जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है ना, उसमें आ जाती है जो आपने स्टार्ट में 3 पढ़ी हैं। सल्फोनाइल यूरिया भी आता है उसमें, लिख लें। मेटफॉर्मिस भी आता है, थायाजोल डाइन डायोन्स भी आता है। उसके अलावा जो आपने इंक्रीटिन वाली देखी है, जिसमें आ जाती है एक्जेनाटाइड और सिटाग्लिप्टिन और कुछ इंसुलिन फॉर्मुलेशंस, ये वाली सारी ड्रग्स जो होती है, दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। सही हो गया। ये आप लोग लॉन्ग एक्टिंग्स में लिखें। फिर उसके बाद आप लोग इसमें देखें, और मैं आपको ड्रग्स लिखाता हूँ जो शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन सी आती है, उसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जो आपने एक्रोबास देखा था जिसने आपकी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कम करवाई थी। फिर उसके बाद आ जाती है प्रेमलिनीटाइड, जो आपने देखा था टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में यूज हो जाती है, और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। इसलिए हमें ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना होता है ताकि वेस्कुलर इफेक्ट्स, इसके वेस्कुलर इफेक्ट बहुत होते हैं ग्लूकोज के। ये वेसल्स पे इफेक्ट करता है, नर्व्स पे इफेक्ट करता है, तो आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद अवर सेशन। और आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोग को जितना अच्छा नॉलेज हो सकता था मैंने दिया। हो सकता है कुछ गलतियां मुझसे हुई हो छोटी मोटी,
लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गिव यू पीपल रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग दीज लेक्चर्स ताकि आप लोग सुन सको, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि आप लोग आगे किसी को भेज दोगे या नहीं, क्योंकि मुझे मेन बेसिक मकसद ये है कि आप लोग अगर कोई चीज़ सीखने आए हो तो मैं वो सिखा के भेजूँ। नो डाउट कोई मसले होते हैं, नहीं सबसे अटेंड कर होता, बट स्टिल एंड पे आप लोग खुद देख रहे हैं आज 20 बच्चे इस टाइम प्रेजेंट है, बाकी नहीं आए हुए। बट स्टिल आप लोग को जिस तरह मैंने फर्स्ट डे पे पढ़ाने की किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश रखी कि आखिरी दिन तक उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ जो आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा था। उसी तरह मैंने पूरी कोशिश रखी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं ऐड करूँ। और तो मेरा इस टाइम एनाटमी सेक्शन भी चल रहा था, तो मैं सुबह काफ़ी देर से लगा होता था। तो इट इज़ ऑल फ्रॉम माई सेल्फ, और आई होप आप लोग को इस चीज़ का इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू इन द प्रॉफ, इन एवरी टेस्ट, नॉट ओनली इन प्रॉफ। मेरा मकसद था कि आप लोगों को अच्छा डॉक्टर बनाने के अकॉर्डिंग सिखाऊं, सिर्फ प्रॉफ पास करने के लिए। जो मैंने आपको चीज़ें बता दी है ना, ये आपको किसी भी प्रॉफ में डिस्टिंक्शन में हेल्प कर सकती है। लेकिन ये जो मैं साथ साथ चीज़ें ये भी बताता था कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे, ये मैं आप लोग की एक तरह से कोशिश करता था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। तो आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, आपको चीज़ें आएंगी समझ। मैंने ऑल्दो रिकॉर्डिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सेशन नहीं थी, बट स्टिल आप लोगों को इसलिए दी ताकि मिस हुआ है तो सब सुन सको। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सुने ज़रूर होंगे, कि जो एब्सेंट होते थे उन्होंने साथ साथ सुन लिए होंगे। आई ट्राई माई बेस्ट के गाइड कर सकूँ। तो इन केस अगर मेरी तरफ से कोई गलती या कोई बात बुरी लगी हो या मैंने किसी दिन रिकॉर्डिंग ना दी हो, ऑब्वियसली आप लोग भी कभी इस जगह पे आके बैठेंगे ना तो आपको एहसास होगा, क्योंकि इन लेक्चर्स पे आप लोग के सामने स्लाइड्स बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बट इस पे काफ़ी चीज़ों की बहुत मेहनत होती है। आप लोग को आइडिया नहीं है पिछले क्योंकि जब 2 सेक्शन होते हैं, मैं 12 बजे से 5 बजे तक स्लाइड्स बनाता हूँ या 6 बजे तक। 5 बजे लेक्चर होता है फर्स्ट ईयर का, 2 घंटे उनको लेक्चर देता हूँ, सॉरी सेकंड ईयर का। 2 घंटे उनको लेक्चर, 3 से 4 घंटे आपकी स्लाइड बनती है, 2 घंटे आपको लेक्चर, उसके बाद बाकी सारे काम भी इसके अलावा टाइम है। तो इट इज़ नॉट दैट इजी टू डिलीवर अ लेक्चर। तो मैंने फिर भी स्टिल कोशिश की आप लोग को जो दे सकता था बेस्ट वो आपको दिया। आई होप आप सब सेटिस्फाइड भी होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मैसेज भी आएंगे फॉर द रिव्यूज, सो डू गिव योर रिव्यूज। अगर नहीं कोई चीज़ अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं, ताकि वो नेक्स्ट में हम बेहतर कर सके आप लोग के लिए, क्योंकि इट इज़ ऑल टू फैसिलिटेट यू पीपल। और आई ट्राइड माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि आप लोग अच्छा पढ़ोगे भी। और जो मैंने आपको एडवाइस की हुई है कि आप लोग इसको, जो नॉलेज आपको मिला है ना, इस नॉलेज को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, उनकी भी हेल्प करो, उनको पढ़ाओ। अब कॉलेज खुल गया, आपके पास सबसे गोल्डन चांस इस टाइम है। वो गोल्डन चांस क्या